ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अर्जुन चौटाला हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है अर्जुन चौटाला जी आपका बड़ी बहस में। और इस बड़ी बहस में जो पहला सवाल मेरा आपसे है कि बड़े अरसे के बाद आपसे बातचीत हो रही है, तो क्या प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या रणनीति चल रही है, आज की दिनचर्या आपकी कैसी रही, कल के लिए क्या प्लान किए और 1 तारीख के लिए विशेष क्या प्लान आपकी पार्टी का चल रहा है? हमारे जी लगातार ग्राउंड लेवल पर संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी साथी मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, गांव लेवल पर हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है, हल्के लेवल पर हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है। और बड़ी खुशी के साथ मैं ये कह सकता हूँ, एक बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है। आज मेरे खुद के कार्यक्रम रानिया हल्के थे जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत ही ओवरवेलमिंग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ही प्रेम और प्यार देखने को मिल रहा है सबकी तरफ से। और लोगों में आज भी एक आस है कि भाई एक ऐसी सरकार आए जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चले और किसानों के लिए, युवा के लिए कोई ऐसी नीतियां इस प्रदेश में लाने का काम करे। जैसे बड़े जोई साहब ने नीति बनाई थी बुजुर्गों की पेंशन की, वो एक ऐसी नीति बनी जो आज हमारे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रमुख भी है। और आज देश भर के अंदर और ऐसे प्रदेश है जो उनकी नीतियों को कॉपी करने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज युवा उम्मीद करता है कि ऐसी नीतियां लाई जाए, किसान उम्मीद करता है कि ऐसी नीतियां लाई जाए जिससे उनका आने वाला जो भविष्य है, सिर्फ उनका नहीं, आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो भी सुरक्षित हो। इस प्रकार से आज जगह जगह से हमें रिस्पॉन्स मिल रहे हैं और लोगों से एक उम्मीद देखने को मिल रही है कि वो चाहते हैं कि इनेलो की दोबारा इस प्रदेश के अंदर, इनेलो की और बीएसपी की गठबंधन की सरकार। जी, अभी जो इनेलो पार्टी है, अभी हम आपके प्रवक्ता भी हमारे साथ में बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे थे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आपकी सरकार का जो दृष्टिकोण है वो क्या रहेगा, हरियाणा को, हरियाणवियों को, हरियाणा वासियों को आप कैसे आगे ले जाएंगे। कंपटीशन का युग है और हरियाणा भारत में कंपटीशन की दृष्टि से देखें तो श्रेष्ठ राज्यों में से एक रहता है। तो आपका क्या आउटलुक क्या है? देखिए, 4 ऐसे स्पेयर्स हैं, 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारी नीति रही है कि इसके अंदर बढ़ावा दिया जाए। सबसे पहला क्षेत्र है एम्प्लॉयमेंट का। आज हरियाणा प्रदेश में 38% बेरोजगारी है, जो कि हरियाणा के इतिहास में आज तक की सबसे ज्यादा अगर कहीं देखने को मिले, हरियाणा के इतिहास में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर आ चुकी है। 38% से ऊपर हमने कभी आज तक देखी नहीं। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। और जैसे कि मैंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज लोग आज भी याद करते हैं, उनकी भी नीतियों को याद करते हैं, क्योंकि उनके राज में नौकरियां जो थी, 1 साल के अंदर 2-2 लाख भर्तियां होती थी। 1 साल के अंदर क्या कहते हैं, पुलिस महकमे के अंदर कर्मचारियों के अलग अलग महकमे हो गए, चाहे आपके टीचर्स की बात करें, चाहे आपके डॉक्टर्स की बात करें, चाहे आपके नॉर्मल सरकारी कर्मचारियों की बात करें, चाहे पुलिस की भर्ती की बात करें, सबसे ज्यादा अगर भर्तियां हरियाणा के इतिहास में सरकारी भर्तियां कही हुई है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुई है। साथ ही साथ इकोनॉमी को सबसे बड़ा बूस्ट अगर कहीं मिला है तो वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में मिली है। चाहे गुड़गांव की बात कीजिए, अलग अलग उद्योग जो हरियाणा में 20 साल से, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हैं, जो बीजेपी के साथी बैठे हैं, वो कोई बड़े नए उद्योग गिना सकते हैं जो हरियाणा में। तो हमारा एक जो स्पेयर, वो एक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। एजुकेशन के ऊपर हमारा बहुत बड़ा फोकस रहेगा। आज प्राइमरी एजुकेशन के मामले में बड़ी दुख की बात है कि हरियाणा पिछड़ता जा रहा है। जहां प्राइमरी एजुकेशन को एक क्या कहते हैं, प्राथमिकता जानी चाहिए थी, खासकर एक सरकारी लेवल पर, यानी गांव में छोटे जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, जहां तक उनकी बात की जाती है तो इनको सरकार ने पूरी तरह से इग्नोर करने का काम करा है। जगह जगह स्कूल बंद हुए हैं, टीचरों की एक बहुत बड़ी कमी है। और गेस्ट टीचर, पता नहीं कितने हजारों की संख्या में गेस्ट टीचर आज बैठे हैं जिनको सरकार पक्की नौकरी देके उनको जी, उनसे आगे और काम लेने का काम अर्जुन जी, हमारी प्राथमिकता है। अर्जुन चौटाला जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये चौधरी देवीलाल का परिवार है और परिवार की अब कई शाखाएं हैं, फल फूल रही हैं और ऐसे ही भगवान करे फलते फूलते रहें। आप इनेलो में हैं, फिर जेजेपी आपकी पार्टी है, रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी में है। एरिया जो है आपका सेम ही है क्योंकि उसी एरिया से आते हैं। अभी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, जो हिसार वाली सीट है उस पर 3 जो मुख्य पार्टियों के उम्मीदवार थे वो आपके परिवार से थे। तो ये रनिया की बात करें, डबवाली की बात करें, उचाना की बात करें, तो यहाँ पे आप ही
के परिवार के लोग आप एक दूसरे के समक्ष खड़े नजर आएंगे, तो फॉर्मूला क्या अपनाएंगे? कृष्ण वाला कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान। जो बात मैं कह नहीं चाह रहा था वो मेरे से पहले सर आपने कह दी। हाँ। बचपन में हमें, बचपन से अगर हम जब स्कूल में जाते हैं तो लगभग जब 6th-7th में होते हैं तो उस समय हमें रामायण भी पढ़ाई जाती है और हमें महाभारत भी पढ़ाई जाती है। सीबीएसई के बोर्ड के करिकुलम के अंदर भी था, करिकुलम के अंदर भी था, आईसीएसई के अंदर भी होता है। आपकी तो हमें स्कूलिंग पढ़ाई जाती आपकी है। स्कूलिंग कहाँ से? शिमला से हुई है आपकी? तो बीसीएस से? हाँ, मेरी शिमला से हुई है जी। पहले थोड़ी चंडीगढ़ में हुई, फिर शिमला में हुई। सीबीएसई बोर्ड में था पहले, फिर जी। आईसीएसई बोर्ड में मेरी स्कूलिंग हुई। हाँ हाँ। लेकिन हमें महाभारत पढ़ाई गई, रामायण भी पढ़ाई गई, महाभारत भी पढ़ाई गई। और उसमें एक चीज सिखाई थी कि भाई जब अर्जुन उस समय मना कर देता है युद्ध लड़ने से, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र में, तब जब श्री कृष्ण उनको गीता का ज्ञान देते हैं जी। तो उनको एक बात समझाते हैं कि भाई ये धर्म युद्ध, हाँ। और धर्म युद्ध में परिवार नहीं देखा जाता। राजनीति आज का धर्म युद्ध है, लड़ाई विचारधारा की। हमारी इन लोगों से कहीं पर भी विचारधारा नहीं मिलती, और जब विचारधारा नहीं मिलती तो परिवार नहीं देखा जाता। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके प्रति बाद में आती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, जो हमारे वोटर हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, हमारा दायित्व पहले ये बनता है, हमारी जिम्मेवारी पहले उनके प्रति बनती है जी। इसीलिए जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं, हाँ। हम नहीं देखते कि भी कोई परिवार है या कोई और है, चाहे वो परिवार का हो चाहे वो कोई भी हो। तो विचारधारा नहीं मिलती तो राजनीतिक तौर पर विरोधी भी हैं, और हमारी लड़ाई क्योंकि विचारधारा की है, हम इनके साथ अपना कंपटीशन भी नहीं मानते जी। हम जनता के अंदर अपनी बात लेके जाते हैं। अभी अगर आपके और जहाँ लोगों को कोर जैसे फैमिली कि में से हमारे मैं साथ बात लोग करूं, होते भी हैं। अभी आपकी जो कोर फैमिली है उसमें से बात करूं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मैं अभय चौटाला जी को देख सकता हूं, करण को देख बिल्कुल सकता बिल्कुल हूं, आवश्यक तौर पर ये। अर्जुन को देख सकता हूं, और हाँ जी, सुनैना मैं जी को मेरे भी को तो देख सकता सौभाग्य हूं। मिला, रानिया से मेरे को जिम्मेवारी मिली है। हेलो। कौन कौन अपने इस कोर परिवार से कौन कौन उम्मीदवार हैं? देखिए जी, चौधरी अभय सिंह जी का चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है। इलाहाबाद से उन्होंने लड़ना ही है। हाँ। शायद से 2 सीटों से लड़ सकते हैं, इन सारी बातों पे विचार चल रहा है। दूसरी मुझे सीट कौन सौभाग्य सी हो प्राप्त सकती हुआ है? कि मुझे रानिया से लड़ाया जा रहा है। दूसरी सीट कौन सी जो हो सकती सौभाग्य है मुझे उनकी? प्राप्त हुआ वो इसलिए था क्योंकि वहां परिवार की डिमांड थी। हाँ। और कोई और आते हैं, इसका फैसला कार्यकर्ता ने ही करना है। अगर रानिया में मुझे लड़ाया जा रहा है तो उसके अंदर मेरा रोल कम है, हमारे कार्यकर्ता साथियों का रोल बहुत बड़ा है उसके अंदर। चौधरी अभय सिंह जी इलाहाबाद से लड़ते हैं, ये कार्यकर्ता की डिमांड। एक और जगह से चौधरी अभय सिंह जी को लड़ना चाहिए, ये भी कार्यकर्ता की डिमांड है। जो कार्यकर्ता कहेगा उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। और करण भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए जी, जैसे कि मैंने कहा, जो हमारा कार्यकर्ता कहेगा उस हिसाब से होगा। हाँ। परिवार के शायद सारे सदस्य ना लड़ पाए, शायद लड़ पाए, इन चीजों पे मैं नहीं कह सकता। जहां हमारी जिम्मेवारी लगती, हम पहले कार्यकर्ता हैं। हम, मेरा, करण भाई साहब का भी, हम सबका सबसे पहले दायित्व हमेशा से यही रहा है कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाए, संगठन को आगे। अभी बसपा के साथ कितनी सीट्स पर आपका वो है तालमेल? हमारा 37 सीट्स पर हमारा गठबंधन है। हाँ। 4 सीटें बसपा अपनी जी। डिक्लेयर कर चुकी है। हाँ। और जैसे जैसे आगे जितने भी फैसले आएंगे वो, क्योंकि ये पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने फैसले लेने हैं, वो अपने फैसले लेंगे और हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जी जी। तो अभी हम कहें कि आने वाले समय में अभी सीट्स कब तक आप बता देंगे अपने वोटर्स को कि ये 90 सीट्स में से इतने में बसपा खड़ी होगी या इतने में इनेलो खड़ी होगी? फाइनल लिस्ट कब तक आ जाएगी और मैनिफेस्टो की उम्मीद कब तक करें? अभी तो सर इसके अंदर समय है। हाँ। अभी तो नॉमिनेशन की डेट्स काफी आगे हैं, 5 से 12 की नॉमिनेशन है, तो अभी हमारे पास समय है। और ऐसे फैसले कभी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, खासकर जब आप एक गठबंधन में हो तो सभी फैसले गठबंधन के साथियों को साथ मिलकर के लिए जाते हैं। इसीलिए इसके अंदर समय लगेगा, परंतु आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग नॉमिनेशन से पहले ही आप उम्मीद कर सकते हैं 4 को, 3 को। ये साफ नहीं हुआ है कि बसपा को कौन सी सीट दी जाएगी, इनेलो के पास कौन सी सीट रहेगी, इस पे अभी मंथन होना है, विचार होना है। काफी चीजों पर, काफी सीटों पर फैसले हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ तक कि बसपा ने 4 सीटें अपनी कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर कर दी। उसके अलावा और भी कई हैं, लेकिन जब लिस्ट पूरी तैयार होगी तो समय के साथ साथ सर आपके साथ शेयर करने का काम। जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़े, बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद। बहस में हमारे साथ अपने विचार साझा किए, अपनी पार्टी की रणनीति से हमें अवगत कराया इंडिया न्यूज़ की तरफ से, और मेरी तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो चौटाला परिवार के एक और चिराग जो अब राजनीति में पूरे सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इनसे हमने जानने की कोशिश की कि इनेलो का आने वाले समय में इनकी रणनीति क्या रहेगी। बहरहाल बड़ी बहस को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बड़ी बहस के बाद भी खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर लगातार जारी रहेगा। बने रहें हमारे साथ।